हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। एग्जाम में बहुत ही कम समय बचा हुआ है। आज से आपके एग्जाम में मात्र 13 दिन शेष हैं। तो आप लोग बिल्कुल भी घबराइए नहीं, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी डाउन मत होने दीजिए, क्योंकि आपने पढ़ाई की है, अच्छे से तैयारी की है, तो आपका एग्जाम जरूर क्लियर होगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। जो लोग मेरे चैनल से जुड़े हैं उनको मैंने ईवीएस कंप्लीट पढ़ाया है। एनसीईआरटी क्लास 4th और 5th के नोट्स बनाकर मैंने पढ़ाया, और क्लास 3rd की बुक अपडेट हो गई थी तो उस बुक की मैंने समरी पढ़ा दी है। इसके अलावा पेपर सेकंड के लिए मैंने साइंस की तैयारी भी करवाई है। क्लास 6 to 8 की जो एनसीईआरटी की बुक चलती है उससे मैंने साइंस कंप्लीट पढ़ाया, और साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मैंने प्रैक्टिस भी करवा दी। लगभग 17 वीडियो प्रैक्टिस की आ चुकी हैं, जिसमें मैंने 15 प्रश्न एनसीईआरटी बेस्ड और 15 पेडागोजी के लिए हैं। इसी प्रकार से मैं ईवीएस की प्रैक्टिस भी करवा रही हूँ। इसके अलावा साइंस के प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन मैं पढ़ा चुकी हूँ। आप लोग प्लेलिस्ट चेक कीजिए, वहाँ पर साइंस के प्रीवियस ईयर के पेपर की प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो उसमें मैंने साइंस के सभी प्रीवियस ईयर के पेपर करवा दिए हैं। इसके अलावा ईवीएस मैंने 2011 से शुरुआत की थी, प्रीवियस ईयर के पेपर मैंने पढ़ाए हैं, और 7 जुलाई वाले पेपर तक मैंने ईवीएस के सभी क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं। तो आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं। और जो नोट्स मैंने बनाए हैं क्लास 4th और 5th के, तो उन्हें आप मेरे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। तो पेपर से पहले एक बार नोट्स जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि शॉर्ट नोट्स हैं और ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जो मैंने नोट्स में ना लिखा हो। क्योंकि जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की बुक से ही पूछे जाते हैं, और उन बुक के मैंने सभी टॉपिक के शॉर्ट नोट्स बनाकर आप लोगों को पढ़ा दिया है। चैप्टर वाइज मैंने नोट्स बनाए थे, तो आप लोग उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं और एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा एग्जाम से पहले। यदि किसी कारणवश आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग नोट्स पढ़ लीजिए, और अभी भी समय है। यदि आप नोट्स को अच्छे से समझना चाहते हैं तो वीडियो देख लीजिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, सभी वीडियो वहां पर आप एक साथ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते हैं तो मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने में भी अच्छा लगता है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए पहला प्रश्न पढ़ लेते हैं। लिखा है, भारत की राजधानी की स्थिति के सापेक्ष लखनऊ की राजधानी और जयपुर की राजधानी की दिशाएं क्रमशः हैं। यानी कि दिल्ली के सापेक्ष लखनऊ और राजस्थान की राजधानी जो जयपुर है उसकी दिशाएं बतानी है। तो भारत की राजधानी दिल्ली है और दिल्ली के सापेक्ष दिशाएं बतानी है। पहला विकल्प लिखा है उत्तर पूर्व उत्तर पश्चिम, दूसरा है दक्षिण पूर्व दक्षिण पश्चिम, तीसरा है दक्षिण पश्चिम दक्षिण पूर्व, और चौथा है उत्तर पश्चिम उत्तर पूर्व। तो चलिए इस प्रश्न के लिए आपको मैप दिखाते हैं, क्योंकि तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो इस मैप में ये रहा दिल्ली, दिल्ली के सापेक्ष लखनऊ की और राजस्थान की राजधानी जयपुर की दिशाएं बतानी है। तो दिल्ली के सापेक्ष लखनऊ की दिशा क्या है? दक्षिण पूर्व। ये रहा दिल्ली, ये पूर्व होता है, आपको पता है, सीधे हाथ की तरफ। जो आपका सीधा हाथ होता है, दाहिना हाथ, तो उसकी तरफ होता है पूर्व, यानी ये है पूर्व, ये है पश्चिम, ऊपर होता है उत्तर और नीचे होता है दक्षिण। अब दिल्ली के सापेक्ष उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की दिशा क्या है? दक्षिण पूर्व। ये इस तरफ है थोड़ा, तो पूर्व की तरफ भी है, और नीचे है तो दक्षिण की तरफ है। तो दिल्ली के सापेक्ष लखनऊ की दिशा हो गई दक्षिण पूर्व, और दिल्ली के सापेक्ष जयपुर की दिशा हो गई दक्षिण पश्चिम। आप देख सकते हैं ये पश्चिम है और ये थोड़ा नीचे की तरफ है, तो दक्षिण और पश्चिम। तो चलिए अब देखते हैं विकल्प कौन सा सही है। तो इसमें जो दूसरा विकल्प लिखा हुआ है दक्षिण पूर्व दक्षिण पश्चिम, यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। मैप से एक प्रश्न जरूर आएगा, तो मैप को अच्छे से समझ लीजिए, कौन सा राज्य किस दिशा में है। तो ये प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे एक प्रश्न इस तरीके से भी पूछा जाता है
कि कौन से राज्य अरब सागर के तट पर हैं, कौन से बंगाल की खाड़ी के तट पर हैं, तो ये भी आपको याद करके जाना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। और जो लगातार मेरी प्रैक्टिस की वीडियो देख रहा है और लगातार मेरे चैनल से जुड़ा हुआ है, तो वो एक भी प्रश्न गलत नहीं करेगा, क्योंकि हर प्रकार के प्रश्न मैंने करवा दिए हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, एक अध्यापिका की नियुक्ति महाराष्ट्र के एक विद्यालय में हुई। वह भोजन के विषय में पढ़ा रही हैं तथा वह भरली वांगी का उदाहरण देती हैं, जो एक व्यंजन है जो बना है। भरली वांगी ये व्यंजन है, तो ये किससे बना है ये पूछा गया है। पहला विकल्प है छोटे छोटे भरवा बैंगन, दूसरा है सादा दाल का दम पुख्त, तीसरा है ताजी पोमफ्रेट मछलियों का मलाईदार व्यंजन, और चौथा है आलू फूल गोभी तथा टमाटर की करी। तो जो भरली वांगी होता है ये छोटे छोटे भरवा बैंगन की सब्जी होती है। ए विकल्प इसमें सही है। किस किस ने खाई है? आप सभी लोगों ने खाई होगी। ये सब्जी छोटे छोटे बैंगन होते हैं, उनको मसाला भर कर बनाया जाता है। तो ये ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। पक्षियों के पंख विभिन्न रंगों, आकारों एवं माप के होते हैं। इनके पंख उन्हें उड़ने में सहायता करते हैं तथा, तो पंख एक तो उड़ने में सहायता करते हैं और किसमें सहायता करते हैं ये पूछा गया है। पहला विकल्प है विभिन्न प्रकार का भोजन खाने में, दूसरा विकल्प है उन्हें गर्म रखने में, तीसरा है विभिन्न तरीकों से चलने में, और चौथा है उन्हें जल सह बनाते हैं। तो पंख जो होते हैं उड़ने में तो सहायता करते ही हैं, इसके अलावा और भी पंख के कार्य हैं। क्या कार्य हैं वो बताने हैं। तो विभिन्न प्रकार का भोजन खाने में पंख कोई भी सहायता नहीं करते हैं, क्योंकि भोजन तो वो चोंच से खाते हैं। तो पहला तो इसमें गलत हो गया। बी में लिखा है उन्हें गर्म रखते हैं, ये सही है। जो पंख होते हैं ये पक्षियों को गर्म रखते हैं, बी सही है। तीसरा लिखा है विभिन्न तरीकों से चलने में, तो चलने के लिए पक्षियों के पास पैर होते हैं, तो तीसरा भी गलत हो गया। और डी में लिखा है उन्हें जल सह बनाते हैं, यानी उन्हें जल रोधक रखते हैं, तो ये सही है। तो इसमें बी और डी सही है, यानी कि जो बी विकल्प है वही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है जो पशु अंडे देते हैं उनकी निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। पहला विकल्प है उनके बाहरी कान एवं शरीर पर बाल होते हैं, दूसरा है उनके आंतरिक कान होते हैं एवं शरीर पर बाल नहीं होते, तीसरा है उनके बाहरी कान होते हैं एवं शरीर पर बाल नहीं होते, और चौथा है उनके आंतरिक कान एवं शरीर पर बाल होते हैं। तो जो पशु अंडे देते हैं उनके जो कान होते हैं वो दिखाई नहीं देते, यानी आंतरिक कान होते हैं, और उनके शरीर पर बाल भी नहीं होते। उदाहरण के लिए सर्प है, छिपकली है, मगरमच्छ है, ये सभी अंडे देते हैं। इनके कान भी बाहर नहीं होते हैं, यानी दिखाई नहीं देते हैं, और इनके शरीर पर बिल्कुल भी बाल नहीं होते हैं। तो इसमें जो बी विकल्प है वह सही हो जाएगा। अब जिनके कान बाहर की तरफ दिखाई देते हैं और जिनके शरीर पर बाल होते हैं वो बच्चे पैदा करते हैं, जैसे कि गाय है, कुत्ता है, बकरी है, इंसान है, ये सभी बच्चे पैदा करते हैं। तो इनके कान भी बाहर की तरफ दिखाई देते हैं और इनके शरीर पर बाल भी होते हैं। तो ये दोनों अंतर आपको याद रखने हैं। इसमें बी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है उस पहली भारतीय महिला का नाम जिन्होंने एवरेस्ट पर्वत की चोटी पर कदम रखा और राष्ट्रीय ध्वज गाड़ा तथा कई फोटो भी खींची। तो कल के ही वीडियो में ये प्रश्न मैंने लिया था। पहला विकल्प है कर्णम मल्लेश्वरी, दूसरा है सुनीता विलियम्स, तीसरा विकल्प है सूर्यमणि, और चौथा विकल्प है बछेंद्री पाल। तो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल हैं, तो इसमें डी विकल्प सही हो जाएगा। 1984 में इन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा था, ये बात आपको याद रखनी है। अब जो और विकल्प लिखे हुए हैं उनके बारे में भी जान लीजिए। कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर हैं, इनका संबंध भारत के आंध्र प्रदेश से है। सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला अंतरिक्ष यात्री हैं। तो पहली कौन है? तो पहली कल्पना चावला है।
और सूर्यमणि कौन है? तो सूर्यमणि जो है ये झारखंड के कुडुख आदिवासी समाज से संबंध रखती हैं और इन्होंने झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन का काम किया था। तो ये बातें आपको याद रखनी है। मेरा मकसद है कि आपका प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, चाहे किसी भी तरीके से प्रश्न पूछा जाए। तो चलिए अगले प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन से कथन मणिपुर के संबंध में सही है? पहला है मणिपुर का अर्थ है जेवरों का देश। दूसरा है लावनी मणिपुर का लोक नृत्य है। तीसरा है लोकटक ताल जाना जाता है फुमदी नामक गोलाकार तैरते हुए दलदलों के लिए। और चौथा है मणिपुर बांस के उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो मणिपुर के संबंध में जो सही कथन है वह बताने हैं। तो मणिपुर का अर्थ है जेवरों का देश, बिल्कुल सही बात है, मणिपुर का अर्थ जेवरों का देश है। और लावणी लोक नृत्य मणिपुर का है, ये गलत है, क्योंकि जो लावणी लोक नृत्य है ये महाराष्ट्र का है। ये बात आपको याद रखनी है, कहीं पर लिख लीजिए, ये मणिपुर का नहीं है। मणिपुर का जो लोक नृत्य है वह मणिपुरी है, तो भी इसमें गलत हो गया। तीसरा लिखा है लोकटक ताल जाना जाता है फुमदी नामक गोलाकार तैरते हुए दलदलों के लिए। तो कल के वीडियो में ही मैंने आपको ये बात बताई थी, जो लोकटक झील है वह मणिपुर में है और यहाँ पर हिरणों की जो एक प्रजाति है संगाई, वो यहाँ पर पाई जाती है। तो ये भी आपको याद रखना है। और जो संगाई हिरन है इन्हें डांसिंग डियर भी कहा जाता है, तो ये भी याद रखिए। और डी में लिखा हुआ है कि मणिपुर बांस के उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये भी सही है। तो इसमें ए सी डी सही है, यानी कि जो बी विकल्प है वही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। कार्य ऐसी चीज है जो हम करते हैं। इस तरीके का भी प्रश्न ये पूछा गया है प्रश्न ऑनलाइन वाले पेपर में, जो पेपर ऑनलाइन हुए थे। तो लिखा है यश कमाने के लिए, दूसरा है मनोरंजन के लिए, तीसरा है अपने को व अन्य लोगों का सहारा भरण पोषण के लिए और चौथा है ऊर्जा बचाने के लिए। तो कार्य ऐसी चीज है जो हम करते हैं। यश कमाने के लिए जो कार्य का जो प्रमुख उद्देश्य है वह पूछा गया है, तो यश कमाना तो नहीं होता, मनोरंजन करना भी नहीं होता। ऊर्जा बचाने के लिए तो कार्य करने में ऊर्जा व्यय होती है, बचती नहीं है। तो अपने व अन्य लोगों का सहारा और भरण पोषण के लिए प्रत्येक व्यक्ति कार्य करता है। तो केवल सी इसमें सही है, तीसरा विकल्प इस प्रश्न में सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से हाथियों के झुंड के बारे में कौन सा सही है? हाथियों से संबंधित प्रश्न फिर से आ गया। तो आप लोगों को मैंने कई बार बताया है, तो आप लोगों का हाथियों से संबंधित प्रश्न गलत नहीं होगा, क्योंकि इतने बार मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ हाथियों के बारे में। तो चलिए इसमें पढ़ लेते हैं पहले। उनके झुंड में हमेशा 2 या अधिक नर हाथी होते हैं, गलत है। झुंड में सारे नर हाथी होते हैं तथा हाथी के बच्चे मादा हाथियों के साथ रहते हैं, गलत हो गया, क्योंकि अभी मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से सही हैं। नर हाथी झुंड के साथ 14-15 वर्ष की आयु तक रहते हैं, सही है। उनके झुंड में केवल मादाएं तथा हाथियों के बच्चे रहते हैं, ये सही है। तो हाथियों के बारे में आपको क्या क्या याद रखना है कि एक बड़ा हाथी जो होता है, वयस्क हाथी, एक दिन में 1 क्विंटल से अधिक झाड़ियां और पत्तियां खा लेता है। 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 2 क्विंटल होता है। और हाथी ज्यादा आराम नहीं करते, दिन में 3 से 4 या 2 या 3 घंटे ही सोते हैं ये। तो 2 से 4 घंटे ही ये सोते हैं, इतना याद रखिए, 2 से 4 घंटे। और क्या याद रखना है? हाथियों को कीचड़ में खेलना पसंद है, जब भी इन्हें गर्मी लगती है ये कान हिलाकर हवा कर लेते हैं। और जो इनके झुंड होते हैं उनमें मादा हाथी और बच्चे होते हैं, और जो नर हाथी होते हैं 14-15 वर्ष की आयु तक ही झुंड में रहते हैं, उसके बाद ये झुंड छोड़ देते हैं। तो इतना आपको याद रखना है। और झुंड में सबसे जो बुजुर्ग हथनी होती है वह झुंड की नेता होती है, यानी नेतृत्व करती है वह झुंड का। तो इसमें ए बी गलत है,
सी और डी सही है, यानी कि जो तीसरा विकल्प है यही इस प्रश्न का उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। और जो मैंने नोट्स आप लोगों को दिया है उसमें हाथियों से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं सभी लिखे हुए हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, लिखा है कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में गोलकोंडा किले का मानचित्र दिया गया है। इस पर दाहिने नीचे की ओर पैमाना छपा है। पैमाना क्या है? 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर। यदि इस मानचित्र पर फतेह दरवाजा तथा पटनचेरू दरवाजा के बीच की दूरी 15.2 सेंटीमीटर हो तो इन दोनों स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी है। तो प्रश्न में हमें पैमाना दिया गया है और फतेह दरवाजा और पटनचेरू दरवाजा के बीच की दूरी दी गई है 15.2 सेंटीमीटर। तो इनके स्थानों की वास्तविक दूरी बतानी है। तो जो 15.2 सेंटीमीटर दिया गया है इसमें 110 से गुणा कर देंगे। गुणा करने पर हमें मिलेगा 1672। ये मिला है हमें मीटर में। अब विकल्प में हम देखते हैं कि सभी किलोमीटर में दिए गए हैं, तो इसमें हम 1672 में 1000 से भाग दे देंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। हम भाग दे देंगे, हमें मिल जाएगा 1.672 किलोमीटर, यानी कि तीसरा विकल्प इसमें सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है सोना की सहेली तारा मिजोरम से है। तारा को हिंदी बोलने में परेशानी होती है क्योंकि मिजोरम में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाएं हैं। पहला विकल्प है खासी, असमी, दूसरा है मिजो, लूसेई, कुकी, तीसरा है मैतलोन अंग्रेजी और चौथा है माओ बंगाली। तो मिजोरम में जो भाषा बोली जाती है वही है मिजो, लूसेई और कुकी। बी विकल्प इसमें सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है पेट्रोलियम तथा कोयले को अनवीकरणीय ईंधन कहा जाता है क्योंकि पहला विकल्प है प्रदूषण फैलाते हैं, दूसरा है महंगे होते हैं, तीसरा है प्रभाजी आसवन के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं और चौथा है बनने में कई साल लग जाते हैं। तो अनवीकरणीय संसाधन कौन से होते हैं? जिनको बनने में कई साल लग जाते हैं। तो पेट्रोलियम और कोयले को अनवीकरणीय ईंधन कहा जाता है क्योंकि इनके बनने में कई साल लगते हैं। और नवीकरणीय संसाधन कौन से होते हैं? ये जल्दी से नवीनीकृत या फिर से भर जाते हैं, तो ये नवीकरणीय कहलाते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं क्योंकि उन्हें इसकी जरूरत होती है। क्यों जरूरत होती है इसकी, ये पूछा गया है। पहला विकल्प है खाना पकाने के लिए क्योंकि पर्वतों में ईंधन की उपलब्धता कम होती है, दूसरा है अपने को गर्म रखने के लिए उसमें उपस्थित ऑक्सीजन को जलाकर, तीसरा है सांस लेने के लिए क्योंकि अधिक ऊंचाइयों पर ऑक्सीजन की मात्रा कम मिलती है, और चौथा है टेंट लगाने के लिए सहारे के रूप में। तो विकल्प पढ़कर ही आप उत्तर समझ गए होंगे कि ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, इसलिए पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर ले जाते हैं ताकि उन्हें सांस लेने में तकलीफ ना हो। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अरब सागर के 3 भारतीय तटवर्ती प्रदेश हैं। पहला विकल्प लिखा है कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, दूसरा है महाराष्ट्र, कर्नाटक, पुदुचेरी, तीसरा है गोवा, महाराष्ट्र, केरल और चौथा है तेलंगाना, केरल, कर्नाटक। तो अरब सागर के 3 भारतीय तटवर्ती प्रदेश पूछे गए हैं। तो इसमें आप देखते हैं कि गोवा, महाराष्ट्र और केरल, तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाता है। और कौन कौन से राज्य हैं जो अरब सागर के तट से जुड़े हुए हैं? तो गुजरात, महाराष्ट्र, दमन और दीव, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, दादरा और नगर हवेली और लक्षद्वीप, ये अरब सागर के तट पर हैं। ये आपको याद रखने हैं। बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं? तो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु।
तो ये सब आप याद कर लीजिए, एक प्रश्न आपको जरूर मिलेगा इससे। इसमें सी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, राजस्थान का पारंपरिक नृत्य जिसमें घूंघट वाली महिला नृत्यांगनाएं यानी कि नर्तकियां सिर पर 7 से 9 पीतल के घड़ों को संभालती हैं कहलाता है। पहला विकल्प है कालबेलिया, दूसरा है कथक, तीसरा है तेरह ताली और चौथा है भवाई। तो राजस्थान का पारंपरिक नृत्य है जिसमें घूंघट वाली महिलाएं सिर पर 7 से 9 पीतल के घड़ों को संभालती हैं और नृत्य भी करती हैं, तो वह होता है भवाई। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। भवाई भी कहते हैं इसे, तो आपको याद रखना है। और जो विकल्प लिखे हुए हैं उनके बारे में भी जान लीजिए। जो कालबेलिया लोग हैं वो कालबेलिया नृत्य करते हैं जिसमें सांप जैसी मुद्राएं होती हैं। कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है और तेरह ताली ये राजस्थान का ही नृत्य है, लेकिन इसमें सिर पर घड़े नहीं रखे जाते हैं, थाली रखी जाती है, उसके ऊपर कलश रखा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, मधुबनी एक प्रसिद्ध, पहला विकल्प है झील है राजस्थान में, बिहार की सौल है, तीसरा है आंध्र प्रदेश की बुनी हुई साड़ी है और चौथा है बिहार की एक प्रकार की लोक कला चित्रकारी है और पांचवा है बिहार का एक स्थान है। तो अब इसमें बताने हैं कौन से सही है। तो मधुबनी के बारे में तो आपको पता ही है कि मधुबनी जो है बिहार की एक प्रकार की लोक कला चित्रकारी है जिसमें चावल को पीस कर उसमें प्राकृतिक रंग मिलाकर, जैसे कि नील है, हल्दी है, ये सब मिलाकर चित्रकारी की जाती है। त्योहार पर जो उत्सव होते हैं उन पर तो दीवारों में, घर के आंगन में इस तरीके की चित्रकारी की जाती है। और ये बिहार का एक स्थान भी है, तो उसी स्थान के नाम पर इसका नाम मधुबनी रख दिया गया है। तो डी और ई इसमें सही है, यानी कि डी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो इतना आपको याद रखना है। और ये भी याद रखिएगा कि जो ये चित्रकारी होती है मधुबनी, इसमें जानवर, फूल, पेड़, पक्षी, इंसान, इन सभी के चित्र बनाए जाते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगले प्रश्न जो हैं पेडागोजी के हैं। तो चलिए पेडागोजी के प्रश्नों को भी हल कर लेते हैं। कल की वीडियो में मैंने सभी प्रश्न एनसीईआरटी बेस्ड लिए थे और कुल 38 प्रश्न यानी 38 प्रश्न मैंने लिए थे कल की वीडियो में। तो जिसने भी कल का वीडियो नहीं देखा है वो देख लीजिए। चलिए अगले प्रश्न को पढ़ लेते हैं। लिखा है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी कि एनसीएफ 2005 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। पहला विकल्प है विषय की आधारभूत संकल्पना की आधारभूत समझ का विकास, दूसरा है विषय के आधारभूत सिद्धांतों को स्मरण करना, तीसरा है कक्षा कच्ची अध्ययन को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना और चौथा है स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने की कुशलता अर्जित करना। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, जिसे आमतौर पर एनसीएफ के रूप में जाना जाता है, और इसे अवसरों की समानता, अनुभवों की गुणवत्ता, शैक्षिक उद्देश्यों आदि जैसे मुद्दों को संबोधित करने के लिए दृष्टि से संचालित किया जाता है। एनसीएफ दृढ़ता से अनुशंसा करता है कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस का शिक्षण मुख्य रूप से कच्चा शिक्षण को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ने का उद्देश्य होना चाहिए। यानी कि एनसीएफ 2005 के अनुसार जो ईवीएस है उसके अध्ययन का जो मुख्य उद्देश्य है वह होना चाहिए कच्चा कच्ची अध्ययन को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। एनसीएफ द्वारा सुझाई गई जो ईवीएस शिक्षण के अन्य उद्देश्य हैं वो क्या है वो भी जान लीजिए। तो बच्चों को उनके पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाना, पर्यावरणीय मुद्दों के बारे में जागरूकता विकसित करना, प्राकृतिक पर्यावरण के विषय में बच्चे की जिज्ञासा का पोषण करना, तो ये सभी उद्देश्य हैं एनसीएफ के। तो ये भी साथ में याद रखिए। इसमें तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है? पहला विकल्प है, उसे काम की दुनिया में प्रवेश के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान एवं कौशल से लैस करना चाहिए। दूसरा है, उसे शिक्षार्थियों में पर्यावरण के सरोकार को उत्पन्न करना चाहिए। तीसरा है, उसे शिक्षार्थियों को उन पद्धतियों और प्रक्रियाओं को अर्जित करने में शामिल रखना जो नए ज्ञान को उत्पन्न करने में आगे ले जाएंगे। और चौथा है, उसे शिक्षार्थियों के मानसिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए। तो इसमें पूछा गया है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है, वह बताना है। तो उसे काम की दुनिया में प्रवेश करने के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान एवं कौशल से लैस करना चाहिए। ये अनुरूप नहीं है और यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ईवीएस जो है एक ऐसा विषय है जो प्राकृतिक वातावरण के बारे में बच्चों की जिज्ञासा को पोषित करने से संबंधित है। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की एक एकीकृत विषय के रूप में कल्पना की जाती है। यह एक एकल विषय दृष्टिकोण से परे है। तो ये सब बातें आपको याद रखनी है। इसमें पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तक में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है। क्यों दिया गया है, ये पूछा गया है। पहला विकल्प है, विषय की आधारभूत संकल्पना की व्याख्या करने के लिए। दूसरा है, चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए। तीसरा है, तकनीकी शब्दावली की सटीक परिभाषाएं उपलब्ध कराने के लिए। और चौथा है, अधिक संख्या में अभ्यास प्रश्नों को शामिल करने के लिए। तो एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है ताकि चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराए जा सकें। दूसरा विकल्प इस प्रश्न में सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में कविताओं और कहानियों को शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? पहला है, विषय में रुचि का विकास करना। दूसरा है, नित्य और एक रस विषय वस्तु में बदलाव करना। तीसरा है, शिक्षार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध कराना। और चौथा है, शिक्षार्थियों में कल्पनाशीलता और सृजनात्मक योग्यता को बढ़ावा देना। तो इसमें पूछा गया है कि जो उद्देश्य नहीं है वह बताना है। तो नित्य और एक रस विषय वस्तु में बदलाव करना, ये उद्देश्य नहीं है कहानियों और कविताओं को शामिल करने का। तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। बाकी तीनों विकल्प आप देखते हैं, ये तीनों ही उद्देश्य हैं। विषय में रुचि का विकास करना, शिक्षार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध कराना, कल्पनाशीलता और सृजनात्मकता को बढ़ावा देना, ये सभी उद्देश्य हैं कविताओं और कहानियों को शामिल करने के लिए। लेकिन नित्य और एक रस विषय वस्तु में बदलाव करना, यही गलत है और गलत ही पूछा गया है। तो दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, पर्यावरण अध्ययन की एक अच्छी पाठ्यचर्या को बच्चे के प्रति सही, जीवन के प्रति सही और विषय के प्रति सही होना चाहिए। पाठ्यचर्या की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी उपर्युक्त आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती? पहला विकल्प है, यह भय एवं पूर्वाग्रहों से मुक्त होने के मूल्य को बढ़ावा देती है। दूसरा है, यह विषय को सामाजिक प्रक्रम के रूप में देखने के लिए शिक्षार्थियों हेतु आवश्यक है। तीसरा है, यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर अधिक बल देती है। और चौथा है, यह शब्दावली और परिभाषाओं पर अधिक बल देती है। तो पूछा गया है कि पाठ्यचर्या की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी उपर्युक्त आवश्यकता को पूरा नहीं करता? तो चौथा विकल्प इस प्रश्न में सही है, यह शब्दावली और परिभाषाओं पर अधिक बल देती है। इसमें पूछा गया है कि कौन सी उपर्युक्त आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता, इसलिए चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। नलिनी कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को जानवर हमारे साथी प्रकरण से परिचित कराना चाहती है। प्रकरण को और अधिक रोचक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त होगी? पहला है, विभिन्न जानवरों के चित्रों को प्रदर्शित करने वाले चार्ट का प्रयोग करना। दूसरा है, विभिन्न जानवरों के चित्रों को श्याम पट पर बनाना। तीसरा है, जानवरों तथा उनकी उपयोगिता पर आधारित फिल्म प्रदर्शित करना। और चौथा है, शिक्षार्थियों को पाठ्य पुस्तक में जानवरों के दिए गए चित्रों को देखने के लिए कहना। तो नलिनी कक्षा 3 में शिक्षार्थियों को जानवर हमारे साथी प्रकरण से परिचित कराना चाहती है। तो प्रकरण को उसे और अधिक रोचक तरीके से प्रस्तुत करना है। तो क्या करना होगा कि जानवरों और उनकी उपयोगिता पर आधारित एक फिल्म प्रदर्शित करें। तो ये सबसे अच्छा तरीका होगा। तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा।
चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। कक्षा 5 की एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में एक खंड को शामिल किया गया है। हम क्या समझे? यह सुझाव दिया गया है कि इस खंड में शामिल प्रश्नों के उत्तर का सही या गलत के रूप में आकलन नहीं किया जाएगा। यह परिवर्तन इसलिए किया गया क्योंकि पहला विकल्प है, इस स्तर पर बच्चे सही उत्तर नहीं लिख सकते। दूसरा है, यह आकलन आकलन में शिक्षकों की सुविधा बढ़ाता है। तीसरा है, यह जानने में शिक्षक की सहायता करता है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं। और चौथा है, यह आकलन में विषय निष्ठता को कम करता है। तो पूछा गया है कि यह परिवर्तन इसलिए किया गया है, यानी कि पाठ के अंत में एक खंड को शामिल किया गया है और क्या लिखा है उसमें कि हम क्या समझे, और यह सुझाव दिया गया कि इस खंड में शामिल प्रश्नों का उत्तर सही या गलत के रूप में आकलन नहीं किया जाएगा। तो ये क्यों किया गया है? ये इसलिए किया गया है कि शिक्षक यह जान सकें कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं। तीसरा विकल्प इसमें सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रयोगशीलता, खोजना, जांच पड़ताल और प्रश्न पूछना पर्यावरण अध्ययन के सक्रिय अध्ययन के अनिवार्य तत्वों का निर्माण करते हैं। एक शिक्षक खाना जो हमें खाना चाहिए की संकल्पना के बारे में बताने के लिए निम्नलिखित गतिविधियों की व्यवस्था करता है। उपर्युक्त 4 गतिविधियों में से कौन सी अध्ययन को संतुष्ट करती है? पहला लिखा है, श्याम पट पर उस प्रकार के सभी भोज्य पदार्थों के चित्र बनाता है। दूसरा है, विभिन्न भोज्य पदार्थों के उदाहरण देता है और प्रत्येक में अनिवार्य तत्व बताता है। तीसरा है, शिक्षार्थियों से कहता है कि सभी संभावित स्रोतों से जानकारी एकत्र करें। और चौथा है, प्रकरण पर एक वीडियो दिखाता है। तो इसमें पूछा गया है कि जो 4 गतिविधियां दी गई हैं, कौन सी सक्रिय अध्ययन को बढ़ावा देगी? तो शिक्षार्थियों से कहता है कि सभी संभावित स्रोतों से संबंधित जानकारी एकत्र करें, तो ये सक्रिय अध्ययन को संतुष्ट करती है। तो इसीलिए तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। कक्षा 4 के शिक्षार्थियों को हवा सब जगह है प्रकरण पढ़ाते समय गीतकार निम्नलिखित गतिविधियों को करने की योजना बनाती है। पहला है, शिक्षार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाना। दूसरा है, विशिष्ट उदाहरणों से संकल्पना की व्याख्या करना। तीसरा है, संकल्पना को समझाने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग करना। और चौथा है, प्रकरण से संबंधित प्रश्न पूछना। तो शिक्षिका को पढ़ाना है कि हवा सब जगह है। तो इसमें जो गतिविधियों को करने की योजना बनाती है, उसमें पूछा गया है कि कौन सबसे अच्छी होगी। तो शिक्षार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाना, क्योंकि कक्षा कक्ष के अंदर उन चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं की जा सकती जो क्षेत्र भ्रमण से मिल सकती है। तो सबसे अच्छा यही उदाहरण है कि बच्चों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाया जाए। पहला विकल्प इस प्रश्न में सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में विभिन्न प्रकरणों में एक खंड करके देखो को शामिल किया गया है, जिसका उद्देश्य है, पहला है, प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना। दूसरा है, परीक्षा में निष्पादन को सुधारना। तीसरा है, वैज्ञानिक शब्दावली की परिभाषाएं सीखना। और चौथा है, घर में शिक्षार्थियों को व्यस्त रखना। तो पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रकरणों में एक खंड है करके से देखो। तो ये इसलिए शामिल किया गया है ताकि प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराए जा सकें। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा, यानी बच्चे खुद अपने हाथ से करके अनुभवों को प्राप्त करें। हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना, इसीलिए पहला विकल्प इसमें सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्त कार्य का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। पहला विकल्प है, प्रभावी अध्ययन के लिए पाठ की दोहराई। दूसरा है, समय का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना। तीसरा है, शिक्षार्थियों को अनुशासन में बनाए रखना। और चौथा है, अध्ययन विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना। तो अच्छे दत्तकार का मुख्य लक्ष्य पूछा गया है, तो चौथा विकल्प इसमें सही है, अध्ययन विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए।
पहला विकल्प है शिक्षार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध कराना। दूसरा है नित्य शिक्षण कार्यक्रम की एक रस्ता को बदलना। तीसरा है शिक्षार्थियों को सक्रिय अध्ययन अनुभव उपलब्ध कराना। और चौथा है शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में अभिभावकों को संतुष्ट करना। तो चिड़ियाघर भ्रमण का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य है शिक्षार्थियों को सक्रिय अध्ययन अनुभव उपलब्ध कराना। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन पढ़ने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? पहला है इसे शिक्षार्थियों को विद्यमान विचारों अभ्यासों पर प्रश्न करने के योग्य बनाना चाहिए। दूसरा है इसे बच्चों को समाज के एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में बढ़ने के योग्य बनाना चाहिए। तीसरा है इसे बच्चों को संस्कृति अभ्यासों में विविधता का सम्मान करने के योग्य बनाना चाहिए। और चौथा है इसे बच्चों को मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद करने के योग्य बनाना चाहिए। तो इसमें जो उद्देश्य नहीं है पूछा गया है, जिसमें याद करना रटना ऐसे कोई विकल्प लिखे हों, तो वो कभी भी शिक्षण प्रक्रिया के उद्देश्य नहीं होते हैं, क्योंकि रटने पर कभी भी बल नहीं दिया जाता। तो इसमें लिखा है कि बच्चों को मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद करने के योग्य बनाना, ये गलत है और उद्देश्य नहीं है पूछा गया है, तो चौथा विकल्प ही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कविता पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में गरीबी निरक्षरता और वर्ग असमानता जैसे सामाजिक मुद्दों पर बल देना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अनुभव इस उद्देश्य की प्राप्ति में अधिक प्रभावी होगा? पहला है संबंधित मुद्दों पर विशेष व्याख्यानों का आयोजन करना। दूसरा है शिक्षार्थियों को संबंधित सामाजिक मुद्दों पर चार्ट तैयार करने के लिए कहना। तीसरा है शिक्षार्थियों को संबंधित जानकारी एकत्र करने और उनका विश्लेषण करने के लिए सामूहिक परियोजना लेने के लिए कहना। और चौथा है शिक्षार्थियों को संबंधित मुद्दों पर स्लोगन लिखने के लिए कहना। तो शिक्षिका जो है गरीबी निरक्षरता वर्ग असमानता जैसे मुद्दों पर बल देना चाहती हैं, तो कौन सा अधिगम अनुभव इस उद्देश्य की प्राप्ति में अधिक प्रभावी है, ये पूछा गया है। तो तीसरा विकल्प देखते हैं आप, यही इस प्रश्न का उत्तर है। शिक्षार्थियों को संबंधित जानकारी एकत्र करने, उनका विश्लेषण करने और सामूहिक परियोजना लेने के लिए कहना, तीसरा विकल्प ही इस प्रश्न में सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन को शामिल नहीं करता। पहला है शिक्षार्थियों की अधिगम रिक्तियों की पहचान। दूसरा है शिक्षण में कमियों की पहचान। तीसरा है शिक्षार्थियों के सीखने को बढ़ाने। और चौथा है शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग। तो पूछा गया है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन किसे शामिल नहीं करता है? तो शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग। चौथा विकल्प ही इस प्रश्न में सही हो जाएगा, क्योंकि शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग को रचनात्मक आकलन नहीं शामिल करता है। तो 30 प्रश्न मैंने आज की वीडियो में लिए। 15 NCERT बेस्ड थे, 15 पेडागोजी के थे। किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हुआ करे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इसके अलावा CTET एग्जाम से संबंधित आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर आप पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।